हेलो फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तर के बारे में। इनसे पहले के भागों में भी हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्नों का डिस्कशन किया है। जो लोग भी उन वीडियोस को मिस कर गए हैं वो उनको एक बार जरूर देख लें, ताकि कोई भी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में वो मिस न कर जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रक्त समूहों की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वी ने, रॉबर्ट कोच ने या कॉल लैंडस्टीनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो पेनिसिलिन के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन सिद्धांत खोजा था। विलियम हार्वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर में रक्त परिसंचरण का सही ढंग से वर्णन किया था। उन्होंने दिखाया कि धमनियां और नसें एक पूर्ण सर्किट बनाती हैं जो हृदय से शुरू होती हैं और वापस हृदय तक जाती हैं। यह सिद्धांत विलियम हार्वे ने दिया था, जिसको ब्लड सर्कुलेशन का सिद्धांत बोला जाता है। और रॉबर्ट कोच जो है, टीबी के बैक्टीरिया जो है तपेदिक का जीवाणु, उसके लिए उनको 1905 में 1905 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के एक जीव वैज्ञानिक थे। इनको इन्होंने 1901 में रक्त के मुख्य समूह जो होते हैं ए, बी, ओ, इनकी पहचान की थी। तो इसमें सही उत्तर होगा डी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी इज रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम है, ये 4 क्रम दिए हुए हैं। मतलब ऑक्सीजन किस सीक्वेंस में मानव शरीर में प्रवेश करता है। तो इसमें रक्त जो होता है पहले फुफ्फुस, ऑक्सीजन जो होता है फुफ्फुस के पास आता है, वहां से रक्त में जाता है, फिर ऊतकों में जाता है। तो फुफ्फुस जो है 2 नंबर, तो सबसे पहले ये 2 नंबर में, फिर 1 नंबर जो है रक्त के द्वारा, यानी 213। सही उत्तर सी होगा। इस सीक्वेंस में मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करते हैं। सही उत्तर होगा बी। एंटीजेंस जो हैं प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं। एंटीजन एक विदेशी पदार्थ है जो आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, एलर्जी, जहर और अन्य विभिन्न विषाक्त पदार्थ शामिल हो सकते हैं। इसको एंटीजन बोलते हैं। जो यानी शरीर का बना हुआ, पहले से बना हुआ भाग नहीं होता है, वो बाहर से आता है, इसलिए इसको विदेशी पदार्थ, फॉरेन मटेरियल बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, एलर्जी, ये सब सारी चीजें होती हैं। और एंटीबॉडी जो होता है एक प्रोटीन होता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा इन एंटीजन पर हमला करने और उनसे लड़ने के लिए उत्पादित किया जाता है। या जैसे बाहर से कोई वायरस आपके बॉडी में घुस गया, तो वो जो वायरस घुसा उसको एंटीजन बोलेंगे। और आपके शरीर के अंदर में एक एंटीबॉडी, एक प्रोटीन है, वो क्या करेगा, इन एंटीजन पर हमला करेगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दोनों में अंतर ये होता है। तो एंटीजन की मूल विशेषता यही है कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। जब भी संक्रमण यानी इन्फेक्शन की बात आएगी तो ये डब्ल्यूबीसी से संबंधित होता है। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। और रक्त प्लाज्मा क्या होता है? ये पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट इत्यादि ढोता है, कैरी करता है यानी। और प्रतिरक्षा का ये मुख्य स्रोत नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी में पाई जाने वाली ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है। संक्रमण से रक्षा ये नहीं करता है। तो सही उत्तर होगा बी। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन सा भाग से होता है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत, वृक्क। इसका सही उत्तर होगा
बी, ये एक्चुअली यहाँ पे मस्तिष्क में जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वहां से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी को। तो इसमें किडनी का स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है। तो किडनी में जो स्टोन बनता है वो जनरली किस चीज का बना होता है? तो ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सलेट का है, सोडियम स्टेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम का। ये सही उत्तर होगा। ये स्टोन जो है कैल्शियम से संबंधित होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट इसका सही उत्तर होगा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत, अमाशय, प्लीहा, गुर्दा। गुर्दा का तो मेन काम ही है यूरिया इन सबको सेपरेट करना। गुर्दे शरीर में रक्त के प्राकृतिक शोधक के रूप में कार्य करता है और यूरिया एवं अमोनियम जैसे अपशिष्ट पदार्थ को हटाते हैं। तो ये गुर्दे यानी किडनी, सही उत्तर होगा डी। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे यानी किडनी फेल हो जाए तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, प्रोटीन इन द बॉडी, ब्लड शुगर, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो यूरिया इसका किडनी का क्या काम था? नाइट्रोजनस अवशिष्ट को फिल्टर करना। जब वही काम करना बंद कर देगा तो क्या जमा होगा? नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजनस वेस्ट ही जमा होगा। और किडनी जब काम करना बंद कर दे तो वह रक्त से यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नहीं छान पाता है, इसलिए पदार्थ रक्त में जमा होने लगते हैं। इसी स्थिति को यूरेमिया कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथों में। इसका सही उत्तर होगा जबड़े में। इस मांसपेशी को मैसेटर मांसपेशी भी बोलते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। ये अस्थि और दांत के लिए है, यानी बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें सही उत्तर होगा कैल्शियम जरूरत होता है और फास्फोरस की जरूरत होता है हड्डियों और दांत के लिए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में इंडोक्रिन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सबसे छोटी कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी। एड्रिनल क्या होता है? ये किडनी के ऊपर स्थित एक ग्रंथि है और आकार में पिट्यूटरी से बड़ा होता है। थायराइड ये गर्दन में स्थित तितली आकार की ग्रंथि होती है और ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि से बड़ा होता है। पैंक्रियाज क्या है? यह पाचन एवं हार्मोन निर्माण दोनों का कार्य करता है, आकार में अत्यधिक बड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। महिलाओं में मुख्य सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं और पुरुषों में प्रमुख सेक्स हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन होते हैं। एड्रेनल हार्मोन क्या है कि ये तनाव और लड़ाई उड़ान प्रतिक्रिया यानी फाइट मोड में काम करता है। थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन शरीर की चयापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन ये मासिक धर्म और गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये सही उत्तर है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, अभी पिछले में हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा था, का स्रावण करती है? तो ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन कहां से स्रावित होता है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल। सही उत्तर है पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च भाग यानी पिछला भाग जो होता है जिसे न्यूरो हाइपोफिसिस यानी पार्स नर्वोसा भी कहा जाता है, वही ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का कौन सा भाग ऑक्सीटोसिन छोड़ता है? तो इसका पिछला भाग, जिसको क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है यानी रेगुलेट करता है? ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, पारावूट यानी पैराथायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन।
ग्लूकागॉन क्या होता है? यह रक्त में ग्लूकोज स्तर बढ़ाने का काम करता है, ग्लूकागॉन। और वृद्धिकर हार्मोन, जैसा कि नाम से क्लियर है कि शरीर की वृद्धि और ऊतकों के विकास में भूमिका निभाएगा ये। और थायरॉक्सिन क्या है? ये अभी एक सवाल में हमने पढ़ा था उसका। यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन, चयापचय दर को। तो इसमें सही उत्तर होगा पारावोट यानी पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इंसुलिन, एड्रेनल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसमें सही उत्तर होगा एड्रीनलिन। एस्ट्रोजन क्या है? ये स्त्रीलिंग हार्मोन है जो प्रजनन प्रणाली के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन। और एड्रिनल हार्मोन किसी भी प्रकार के तनाव की प्रक्रिया में और आपातकालीन स्थितियों के दौरान तेजी से जारी होता है। सूची 1 में दिए गए हार्मोनों की सूची 2 में दिए गए मदों से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या दिया है? हार्मोन्स दिए हैं, एड्रिनल, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरोमेन। और इधर क्रोध, भय, खतरा, गंध के बोध से साथी को आकर्षित, स्त्रियां, ग्लूकोज। तो इसमें एड्रेनल तभी हमने पढ़ा क्रोध, भय, खतरा से संबंधित रहेगा, तो ए का 1 होगा। तो इन दोनों में से कोई एक पार्ट होना चाहिए। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तो स्त्रियों से संबंधित हार्मोन होता है, तो इसका ये 3 होगा, यानी कि बी का 3, यानी कि ये दोनों भी मैच कर रहे हैं। बी और सी में से कोई उत्तर होना चाहिए। इंसुलिन जो है, इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है, यानी कि सी का 4 होगा, सी 4, यानी कि ये वाला पार्ट मैच करा, ये गलत है, यानी कि सही उत्तर सी होना चाहिए। फिर चौथे का देख लेते हैं, फेरोमेन। फेरोमेन जो होता है ये गंध के बोध से साथियों को आकर्षित करने का ये हार्मोन होता है, तो सही उत्तर आपका सी होगा। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, थायरॉक्सिन। एस्ट्रोजन के 3 प्रमुख रूप होते हैं, एस्ट्रॉन, एस्ट्रोडियोल और एस्ट्रियोल। तो एस्ट्रोजन जो होता है ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, तो इसका एक रूप जो होगा एस्ट्रॉन। ये जो है इनके जो 3 रूप होते हैं एस्ट्रोजन के, तो एस्ट्रॉन, एस्ट्रोडियोल और एस्ट्रोल, तो उसमें से एक ये है एस्ट्रॉन। तो सही उत्तर सी होगा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड, पुटिका, कार्पस लुटियम, गर्भाशय। अंडाशय अंडे और हार्मोन का उत्पादन करते हैं, और अंडाशय में मौजूद ग्राफियन पुटिका एस्ट्रोजन का मुख्य उत्पादन करती है। तो सही उत्तर पुटिका होगा, यानी फॉलिकल। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। कार्पस लुटियम जो होता है यह मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन बनाता है, और गर्भाशय जो होता है ये कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, यह हार्मोन के प्रभावों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो सही उत्तर बी। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? ये यूपीटीजीटी 2010 में पूछा गया था। निषेचन, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो गर्भाशय, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट दोनों बोलते हैं अंडवाहिनी को, अंड ग्रंथि, ओवरी, योनि मार्ग में। तो इसका सही उत्तर होगा निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। गर्भाशय में क्या होता है? यहाँ निषेचित अंडा जाकर आरोपित यानी इम्प्लांट होता है, यहाँ पे निषेचन नहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी एक लंबी मांसपेशीय नली होती है जो अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके जाती है। और अंड ग्रंथि में यहाँ केवल अंडाणु बनते हैं और निकलते हैं, निषेचन नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और यहाँ पे योनि मार्ग में यहाँ शुक्राणु प्रवेश करते हैं, पर यहाँ पे निषेचन नहीं होता। तो सही उत्तर अंडवाहिनी है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ये भी यूपीटीजीटी 2010 में पूछा गया था। अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, छठे सप्ताह। सही उत्तर है सी, 4th वीक में ये स्पंदन, इन मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? ये HSSC टीजीटी 2016 में पूछा गया था। सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तिल्ली और लिम्फोनोड्स में विकृति आ जाती है। इसका
सही उत्तर होगा कि आरबीसीज का संश्लेषण हो जाता है। रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं क्या कहलाती हैं? धमनी, शिरा, धमनी और शिरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। रक्त वाहिकाएं क्या हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। एक जिसमें धमनियां जो होती हैं हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, मतलब हृदय से दूसरी तरफ जाएगा तो धमनी आर्टरीज कहलाएंगे, और शिराएं यानी वेन्स जिसको बोलते हैं वो रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक पहुंचाती है। तो इसमें रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त तक पहुंचाती हैं वो क्या कहलाएगी? तो ये वेन कहलाएगी। तो सही उत्तर शिरा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? फ्रेनिक धमनी, पल्मोनरी धमनी, वेना कैवा, महाधमनी। फ्रेनिक धमनी यह डायफ्राम को रक्त देती है, सबसे बड़ी धमनी नहीं है। पल्मोनरी धमनी यह हृदय से फेफड़ों तक डीऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, पर यह सबसे बड़ी धमनी नहीं है। वेना कैवा क्या है? वेना कैवा यह धमनी नहीं, सबसे बड़ी शिरा है। और महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मोटी धमनी है, जिसको एरोटा बोलते हैं, जो हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ये महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं निलय यानी वेंट्रिकल से आरंभ होती है। तो सही उत्तर इसमें होगा डी। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से, लिम्फोसाइट से, इओसिनोफिल्स से। प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाते। लाल रुधिराणु यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं, ये प्रतिरक्षा से संबंध नहीं रखते। लिम्फोसाइट्स क्या है? ये एलर्जी और परजीवी संक्रमण से लड़ते हैं, तो ये एंटीबॉडीज से संबंधित हो सकता है। इओसिनोफिल्स ये मुख्यतः एलर्जी और परजीवियों से लड़ते हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, लिम्फोसाइट्स। अच्छा, लिम्फोसाइट्स के दो प्रकार होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाना। और टी सेल का दो काम होता है। पहला तो कि बी सेल को ये बोलता है कि आप एंटीबॉडी बनाओ, और दूसरा टी सेल का दूसरा काम होता है जो भी संक्रमित कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करना। तो ये याद करने का इनका तरीका है कि बी फॉर बॉडीगार्ड विथ बुलेट्स, यानी बुलेट्स यहाँ पे क्या है? एंटीबॉडीज। तो बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाता है। टी फॉर टास्क फोर्स, यानी कि ये संक्रमित कोशिकाओं को अटैक करता है, अटैक इन्फेक्टेड सेल्स। तो लिम्फोसाइट्स के दो प्रकार, बी सेल और टी सेल, और लिम्फोसाइट से ही एंटीबॉडीज बनती है, और उसी का एक पार्ट जो होता है संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर लिम्फोसाइट्स होगा। मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है। द मेन ऑर्गन टू स्टोर आयरन इन ह्यूमन इज तिल्ली, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, हृदय, यकृत, वृक्क। सही उत्तर है ए, तिल्ली। प्लीहा जिसको बोलते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? तो ये प्लीहा यानी स्प्लीन बोलते हैं, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं। प्लीहा में आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। तो सही उत्तर। और अंत में टेस्ट योर नॉलेज। मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजेन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन। सही उत्तर यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका सही उत्तर जल्दी से लिखना शुरू कर दें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।